अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अगेती आलू की अधिक उपज देने वाली किस्में और बुआई तकनीक। हरी मिर्च की फसल खेती एक किसान का अनुभव। किसान भाइयों, कल के अंश में हमने आपको जिला रांची के प्रगतिशील कृषक बैजनाथ महतो से मिलवाया था, जो कि हरी मिर्च की खेती मल्चिंग और ड्रिप विधि द्वारा करके प्रति एकड़ क्षेत्र से अच्छा लाभ ले रहे हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम मिर्च की खेती में इनके द्वारा किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी लेंगे। तो आइए इसके लिए मिलते हैं उन्हीं से। ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं, ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में मेरा मिर्चा जो है सो लगा हुआ है। ड्रिप इरिगेशन तो लगा हुआ है ही साथ जो है सो मल्चिंग भी जो है सो लगा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मिर्च जो आप देख रहे हैं, इसे मैंने मार्च में इसका जो है सो सीड्स जो है सो डाला था और अप्रैल फर्स्ट वीक में जो है सो इसका ट्रांसप्लांट जो है सो किए। साथ ही साथ जैसे ही पौधा 8 से 10 दिनों की ट्रांसप्लांट के बाद हो जाता है, आप जो है सो उसमें फर्टिगेशन जो है सो शुरू कर देंगे। अगर आपके पास में जैविक प्रोडक्ट की जो है सो सोलेबल अगर यदि कुछ है फर्टिलाइज़र तो आप उसे दे सकते हैं। अन्यथा रासायनिक खाद जो आपके पास में जो है सो है, आप समय समय पर उसका जो है सो फर्टिगेशन जो है सो कर सकते हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन कम से कम जो है सो फर्टिगेशन जो है सो होना चाहिए, क्योंकि हम इसे जितना फसल लेना चाहेंगे उसको तो हमको उतना जो है सो इसको खुराक जो है सो देना होगा, तभी यह पौधा तंदुरुस्त रहेगा और जो है सो हमको वो फसल जो है सो अच्छा ढंग से जो है सो देगा। और अप्रैल फर्स्ट वीक में ट्रांसप्लांट कराने के बाद में करीब समझिए कि 50 दिनों से यह जो है सो ट्रांसप्लांट के बाद 50 दिन में ये जो है सो मेरा जो है सो निकासी जो है सो शुरू हो गया मिर्चा। और मल्चिंग इसलिए लगा हुआ है कि मल्चिंग में समझिए कि जो भी हमारे खेत में खरपतवार उगाते हैं उससे तो हमको जो है सो छुटकारा मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ हम लोग जो बेसल डोज जो है सो डालते हैं खेत तैयार करने के समय, तो वह बेसल डोज कभी कभी बरसात के समय में क्या होता है कि ऊपर से पानी इतना ज़बरदस्त पड़ता है कि मिट्टी भी कट के जो है सो मिट्टी का भी कटाव होता है और मिट्टी भी बह जाता है। साथ ही साथ जो भी हम लोग बेसल डोज में खाद का प्रयोग करते हैं जो कि नहीं सड़ता है वह भी जो है सो बह जाता है। लेकिन जब हम लोग मल्चिंग का प्रयोग करते हैं तो मेरा सारा बेसल डोज का खाद जो है सो सुरक्षित रहता है। ड्रिप इरिगेशन तो लगा हुआ रहता है, उसके ऊपर में जो है मल्चिंग लगा दिया जाता है। किसान बंधुओं, मिर्चा का सही फसल लेने के लिए लगभग 8 से 10 दिनों में इसका रख रखाव और इस पर तो प्रत्येक दिन ध्यान देना ही पड़ता है। जैसे ही आप जैसे कि खेत में डेली जो है सो जाते हैं, देखते होंगे कि मिर्चा का पत्ता जो है सो कभी कभी ऊपर की ओर सिकुड़ता है तो कभी कभी नीचे की ओर जो है सो सिकुड़ता है। 2 दवा हमेशा चलना चाहिए, फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड, जिसे कि हम लोग कीटनाशक और जो है सो फफूंदीनाशक करते हैं। इस तरह से बीमारियां जो है सो लगती है। साथ ही साथ इसके अलावा कभी कभी जो है सो पत्ता झड़ने की भी शिकायत होती है, फल जो है सो गलने की शिकायत होती है। तो इस तरह का भी जो है सो बीमारी को जो है सो देखकर समझिए कि ऐसा
महसूस होता है कि अगर जो है सो इस तरह का बीमारी लग रहा है तो इसमें हमको क्या दवा जो है सो देने का है। तो हम तो पूरे जो है सो जैविक खेती करते हैं, इसलिए हम तो जैविक दवाई का जो है सो प्रयोग जो है सो अपने खेतों में जो है सो करते हैं। इसलिए किसान बंधु जो रासायनिक ढंग से अगर यदि खेती कर रहे हैं तो रासायनिक दवा भी जो है सो बाज़ार में बहुत सारे जो है सो उपलब्ध हैं। जैसे कि आपको पत्ता सिकुड़ने की जो बीमारी है उसमें जो है सो इमिडाक्लोप्राइड जो है सो है, आपका जो है सो कन्फिडोर नामक दवा है उसमें जो है भी जो है सो मिलता है। तो इस तरह से जो है सो आप जो है सो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हर एक 8 से 10 दिनों में हमको जो है सो स्प्रे पर जो है सो ध्यान देना होता है, तभी जो है सो मिर्चा इतना जो है सो सुरक्षित है। और ऐसा है कि जून लास्ट वीक से समझिए कि ये मेरा जो है सो हार्वेस्ट जो है सो शुरू हो गया, और समझिए कि जून चला, जुलाई चला, अगस्त चला, सितंबर भी अभी भी जो है सो हार्वेस्ट चल रहा है। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, अभी भी मेरा मिर्चा जो है सो हरा भरा है, और संभव है कि इसे हम पूरे सितंबर अक्टूबर भी ले सकते हैं, लेकिन जैसा स्थिति देखने के बाद, लेकिन कम से कम अक्टूबर तक तो हम इसमें जो है सो फसल ले सकते हैं। लेकिन इतना हरा भरा रखने के लिए जो है सो किसान बंधु इसमें बहुत केयर जो है सो करना पड़ता है। मिर्चा में हमेशा जो है सो फसल पर जो है सो केयर करना पड़ता है, तभी जाके आप उत्पादन जो है सो सही ले सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे आपको देंगे बहुत सी लाभकारी जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। अगेती आलू की अधिक उपज देने वाली किस्में और बुआई तकनीक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे जिन किसान भाइयों के खेत किसी भी कारण से खाली पड़े हुए हैं, वो किसान इस समय इन खेतों में अगेती आलू की खेती कर सकते हैं। लेकिन इस फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको इसकी उन्नत किस्मों का चुनाव कर बुआई वैज्ञानिक तरीके से करनी होगी, जिसकी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया आलू अनुसंधान संस्थान पटना के डॉक्टर शंभू कुमार से। अगात आलू की खेती जो है 25 सितंबर से लेकर के अब 10 अक्टूबर तक अवश्य खेती में बिजाई इसका कर दें। इस समय जो किस्म लगाई जाती है उस समय आपको कुफरी सूर्या, कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी अरुण लाल कंद में और कुफरी ख्याति, इन कंदों का इस्तेमाल आप करेंगे तो आगात खेती के लिए ये किस्म जो है वो ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। जो कुफरी अशोका है या कुफरी सूर्या है, ये सफ़ेद कंद होते हैं। सूर्या का थोड़ा लंबा वो कंद होता है, और लेकिन ये ताप सहनशीलता इसमें होती है। जबकि अशोका में जो है वह अगर 60-70 दिन में अच्छी फसल दे देती है और यह आगात की किस्म मानी जाती है। उसी तरह पुखराज में भी कंदीकरण 70-80 दिनों में हो जाता है। और उसके अलावा जो आपका कुफरी अरुण है उसमें भी कंदीकरण थोड़ा पहले होता है, तो लाल किस्म पैदा होती है। और कुफरी अरुण के बाद अब ये एक कुफरी ललित जो है वो हमारे केंद्र पटना से वह इसका अनुसंधान किया गया और वह किसानों के कृषि के लिए जो है उसको रिलीज किया गया है। कुफरी ललित की जो पैदावार है वह कुफरी लालिमा और सिंदूरी से ज़्यादा है, और इसके कंद जो हैं मध्यम आकार के और थोड़े से गहरे आँख वाले और लाल कंद होते हैं, गोल होते हैं। खास करके इसमें रखरखाव की क्षमता इन कुफरी लालिमा और कुफरी सिंदूरी से अच्छी होती है। और यह जो है किस्म जो है वह प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जितना उपज देती है वह लगभग 300 से 350 कुंटल प्रति हेक्टेयर का 90 दिनों के पश्चात होता है। तो इसके पहले वाले जो आगात खेती होती है उसमें आपको प्रति हेक्टेयर 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको पैदावार प्राप्त होगी। और इसमें एक ध्यान रखने की बात होती है कि आगात फसल की जब आप रुपाई करते हैं तो वह ऐसे जमीन का चुनाव करें जो कि ऊपर हो, जिसमें पानी का जल जमाव नहीं हो पाता है। तो जल जमाव जब नहीं होगा तो आपके जो है कंद सड़ेंगे नहीं और उसमें अंकुरन अच्छे आएंगे।
और कंदों का जो साइज है वह जो बीज का साइज होता है, अगर 25 से लेकर के 30-35 ग्राम तक का कंद इस्तेमाल कर रहे हैं तो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका इस्तेमाल करें। और लगाने से पूर्व अंकुरन जरूर करा लें आप अपने कंदों का, और कंदों में सड़े गले कटे कंद जो है उसको छांट करके निकाल दें। इसके साथ जो 2 मिलीमीटर के साइज के अगर अंकुरन हो जाते हैं तो उसको खेत में ले जाके उसकी बिजाई करें। और आपको ये बता दें कि जब बिजाई करते हैं तो उससे पहले या तो आप भंडारण के समय में भी सीड का ट्रीटमेंट कर लें, अन्यथा अगर बिजाई के समय करते हैं तो कंद को बोरिक अम्ल 2.5% के हिसाब से 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम बोरिक अम्ल का घोल कर बना करके उसको स्प्रे के द्वारा जो है उस कंदों पर जो है इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि आपके सीड जो है वो ट्रीटमेंट हो जाएंगे तो वो फफूंद या कोई अन्य घातक बीमारी से उससे आपको बचाव होगा। और उसमें जो इसका जो रोपाई करते हैं वह कूड़ों पर करें। जैसे आप मेड़ बनाते हैं तो मेड़ पर जो है इसकी रोपाई करें, और जो कूड़ बनते हैं उसको एक मेन चैनल से जोड़ दें ताकि पानी का जमाव न हो सके। इसके अलावा जब खेतों में जो है इस समय गड़ार या जो कटुआ पिल्लू होता है वो लगता है, जो अंकुरन को काट देता है या कंद को जो खा जाता है, तो इस समय थीमेट 10G का इस्तेमाल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 12 किलो का इस्तेमाल करें। खाद एवं उर्वरक। आलू की बुआई के लगभग 1 माह पूर्व खेत में 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी खाद खेत में फैलाकर भली प्रकार जुताई की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त अंतिम जुताई के समय 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 से 100 किलोग्राम फास्फोरस, 100 किलोग्राम पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की 2/3 भाग अंतिम जुताई के समय खेत में भली भांति मिला देनी चाहिए। यदि बुआई पोटैटो प्लांटर से की जा रही हो तो संपूर्ण खाद बेसल ड्रेसिंग के रूप से प्रयोग कर देना चाहिए। प्रदेश में आलू की बुआई मुख्यतः 3 विधियों से की जाती है जो इस प्रकार है। समतल भूमि में बुआई करके मिट्टी चढ़ाना। प्रदेश में यह सर्वाधिक प्रचलित विधि है। इसमें खेत की तैयारी के बाद कुदाली की सहायता से उचित दूरी पर उथली कूड़े बनाकर कंदों की बुआई कर ली जाती है। इसके तुरंत बाद फावड़े या कुदाली की सहायता से कंदों पर दोनों तरफ से मिट्टी चढ़ा दी जाती है। मेड़ों पर आलू बोना। इस विधि में तैयार खेत में उचित दूरी पर मेड़ बनाने वाले यंत्र से मेड़े बना ली जाती है। इसके बाद कंदों को उचित दूरी तथा 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर बो दिया जाता है। पोटैटो प्लांटर से बुआई। पोटैटो प्लांटर नामक यंत्र से खेत में मेड़े व कूड़े बनती जाती है तथा आलू की बुआई हो जाती है। इस विधि से बड़े क्षेत्रफल में कम व्यय व कम समय में बुआई संपन्न कर ली जाती है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे। एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। तिल की फसल में लगने वाले कीट और उनकी रोकथाम। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। तिल की फसल इस समय पुष्पन और फलन अवस्था पर है और इस अवस्था में फसल पर विभिन्न प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है, जिसका समय पर नियंत्रण नहीं करने पर उत्पादन में गिरावट आ जाती है। तो किसान भाइयों, आप तिल की फसल में इन कीटों की रोकथाम किस प्रकार से करेंगे, इसकी जानकारी दे रहे हैं भोला प्रसाद शास्त्री कृषि महाविद्यालय के पूर्व अधिष्ठाता डॉक्टर IN शर्मा। किसान भाइयों, अभी खरीफ का मौसम चल रहा है और हमारे देश में खरीफ में तिलहनी फसल के रूप में तिल की खेती खास करके कोसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर की जाती है। में बहुत सारे कीट व्याधियों का आक्रमण होता है और कीड़ों में सबसे प्रमुख बिहार हेरे कैटरपिलर या बिहार का भुआ पिल्लू नाम से जाना जाता है। इसका आक्रमण होता है। सबसे पहला फेज है सॉलिटरी फेज, जिसको हम कहते हैं कि एक पत्ती पर हजारों हजार की संख्या में कीट उसी पर रह करके उसी पत्ती को खाते हैं, उसकी हरितिमा को खाते हैं। उसके बाद उसका जो रिब्स के बीच वाला भाग है उसको खा करके उसको जाली नुमा बना देते हैं।
और दूसरा है कि जब यह सॉलिटरी फेज में आता है तो प्रत्येक 1000 कीट जो एक पत्ती पर ग्रेगेरियस फेज में या झुंड की अवस्था में रहते थे, वे सभी पूरे पौधे पर, पूरे खेत में फैल करके पत्ते पर, पौधे पर, हर पौधे पर इसका आक्रमण होता है और वह पत्तियों को कुतर करके खाता है। कभी कभी जब इसकी जनसंख्या अधिक हो जाती है तो यह कीट पौधे को लगता है कि मिड रिब बचा हुआ है, नहीं तो पूरी पत्ती डिफोलिएट कर गई या पौधा पत्ती विहीन हो जाता है। तो हमारे कृषक बंधु इसका जान गए हैं कि यह किस तरह से नुकसान करता है। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप लाइट ट्रैप का व्यवहार करें, और नहीं तो आप एक बल्ब 100 वाट का, 200 वाट का जला करके उसके नीचे नाद में पानी भर के किरासन तेल डाल दीजिए। यह एक आर्टिफिशियल लाइट ट्रैप आप बना सकते हैं और उससे भी बहुत सारे कीटों का इसमें मरण हो जाता है, वो आकर के मरते हैं और आगे जनसंख्या कम हो जाती है। दूसरा है कि फेरोमोन ट्रैप, इसका भी व्यवहार करके और बिहार हेयर कैटरपिलर का फेरोमोन लगा करके आप उससे भी मेल जो एडल्ट है उसको कैच करके उसको मार सकते हैं। और उसके बाद हाथ से इसका कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है जब यह ग्रेगेरियस फेज में या झुंड की अवस्था में हो। जो झुंड में है उसको डाल करके इकट्ठा करके और बाद में खेत से बाहर गड्ढा खोद करके ज़मीन में गाड़ देना है। इससे क्या होता है कि आगे आने वाला जो सॉलिटरी फेज है वह आक्रमण नहीं हो पाता है। तिल में खास करके ऐसी अवस्था जब आ जाए कि सॉलिटरी फेज आने वाला है, तब उसमें एक नीम पेस्टिसाइड्स आती है जो हर्बल है और वह बहुत ही कारगर है डिटरेंट के लिए, एंटीफिडेंट के तौर पर। यदि आपको लगे कि इस कीट का आक्रमण हो गया है या लाइट ट्रैप में इसका एडल्ट दिखाई पड़ रहा है तो 1 सप्ताह 15 दिन के बीच में इसका लार्वा भी आपके खेत में आएगा। तो उस हिसाब से आप नीम प्रोडक्ट का उसका 5 ml प्रति लीटर पानी में, या तो नीम का तेल अथवा नीम के गरी का पाउडर 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में, अथवा नीम की पत्ती का सत, उसको आप छिड़काव कर देंगे तो जो ग्रेगेरियस फेज वाला कीट है वह समाप्त हो जाएगा। दूसरा है कि यदि सॉलिटरी फेज में आपका कीट आ गया है तब उसका नियंत्रण करना बहुत ही दुर्लभ हो जाता है, कठिन हो जाता है। इसलिए उस फेज में आपको कोई भी परसिस्टेंट क्विक नॉकडाउन इफेक्ट वाली दवा का छिड़काव करना आवश्यक हो जाता है। और उसमें आप जानते ही हैं कि DDVP या डाइक्लोरभॉस, इन दोनों में से किसी एक दवा का, या नुभान, इसका 2 ml 1 लीटर पानी में घोल करके और उसमें सर्फ या कोई भी डिटर्जेंट पाउडर 15 लीटर की टंकी में 2-3 चम्मच मिलाना आप नहीं भूलेंगे। उससे इसकी कारगर कीटनाशक का बढ़ जाता है और उसके पत्ती शरीर पर भी, रोआं के अंदर वह कीटनाशक उसके शरीर तक पहुंच जाता है। इसलिए सर्फ मिलाना या डिटर्जेंट पाउडर मिलाना बहुत ही ज़रूरी है और उसे मिला करके आप छिड़काव करेंगे तो उससे आपका कीट जो सॉलिटरी फेज में है या फैला हुई स्थिति में है उससे आप नियंत्रण पा सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला पटना के कृषक प्रताप सिंह ठाकुर, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से उर्वरकों की शुद्धता की जांच के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो की जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो जैसे कि आप जानते हैं यूरिया की पहचान के लिए आप अगर ये चमकदार दाने के रूप में हो, कहने का मतलब कि ये आपस में चिपका हुआ नहीं हो, दाना उसका वो चमकता दिखाई दे तो अच्छा माना जाता है। अगर यूरिया में आपको पाउडर दिखाई दे तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें मिलावट है या यह यूरिया बहुत ही पुराना है, इसमें पाउडर के रूप में नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा अगर आप यूरिया को पानी में घोलते हैं तो जो उसका घोल होता है, अगर उस घोल को आप हाथ लगाकर देखेंगे तो आपको ठंडक महसूस होगी। तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि यूरिया जो है शुद्ध है और अच्छा है। इसके बाद डाई की बात आती है, डीएपी की बात आती है। इसका रंग सफ़ेद हो सकता है, भूरा हो सकता है, काला हो सकता है, ये नहीं चलता है। लेकिन किसान बंधु, अगर आप जानना चाहते हैं कि जो डाई है वो शुद्ध है कि नहीं, तो इसका एक सिंपल तरीका है। आप डाई को सीमेंट के जो फर्श होते हैं उस पर रख करके और पैर में जूते पहन करके अगर उसको फर्श पर रगड़ेंगे तो करकराहट की आवाज़ आती है, जो इसकी शुद्धता की पहचान वो बताती है। कि जो म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है इसमें अधिकतर मिलावट की शिकायत रहती है। इसका भी सिंपल है, एमओपी को डिस्टिल वाटर में घोल देंगे। घोलने के बाद आप देखेंगे कि यह पूरी तरह से घुल जाता है और पानी के ऊपर में कुछ तैरते रहते हैं, तो इसे शुद्ध माना है। अगर यह अशुद्धियाँ इसमें होगी तो ये क्या करेगा, नीचे जाकर के बैठ जाएगा। जब आप देख रहे हैं कि म्यूरेट ऑफ पोटाश को डिस्टिल वाटर में घोलने पर यह जमीन मतलब ये जो तल होता है तल में बैठने लगे तो समझे कि इसमें अशुद्धियाँ है, ये अशुद्ध है। क्योंकि जो शुद्ध होगा वो पूर्ण रूप से डिस्टिल वाटर में घुल जाएगा और ऊपर में आपको इसके कुछ जो सफ़ेद कण हैं और लाल तरफ दिखाई देंगे, ये नीचे जाकर के बैठेगा नहीं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सितंबर में बोई जाने वाली अरहर की खेती पर जानकारी। हल्दी फसल की अच्छी बढ़वार के लिए किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और जरूरी बातों के साथ। नमस्कार।